बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 20 का जो वीडियो लेक्चर फर्स्ट था वो हम दे चुके हैं। मिशेल्सन एट अल का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में दे चुके हैं। अब जो है ना हमारा लेक्चर नंबर है 2, वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। एक्चुअली इस चैप्टर का हाफ है, एक्चुअली हाफ हो चुका है। वो है जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए जो रेप्लिकेशन है ना वो एक्चुअली क्या है, वो डीएनए डुप्लीकेशन है। रेप्लिकेशन मीन डुप्लीकेशन, डीएनए का डबल हो जाना। जैसे ही सेल डिवीजन होती है ना तो तब क्या होता है, तब उसी के साथ एक सेल 2 में जब डिवाइड हो जाते हैं, एक सेल कितने में 2 में जब डिवाइड हो जाते हैं तो इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है वो कॉपी होकर किधर इधर भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है। मतलब इसके लिए एक सेल के डीएनए को क्या होना है, डुप्लीकेट होना है, डबल होना है। एक डीएनए है, फर्ज क्या, एक डीएनए है उसको क्या होना है, डबल होना है, 2 बनना है। तो वो किस में जाएगा, वो एक प्रोसेस में जाएगा, उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस। और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली कौन कैटालाइज करते हैं, एंजाइम कैटालाइज करते हैं। एज यू नो एंजाइम और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम जो है ना ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उन सब को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। अब एंजाइम की डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन से एंजाइम किन किन रिएक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं, ये एंजाइम की जो खुसूसियात है उस पर डिपेंड करता है। अब ये है कि जो एंजाइम हैं जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अहम किरदार अदा करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, प्राइमेज है और डीएनए लाइगेज है। ये 3 तरह के एंजाइम हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्चुअली 2 तरह के हैं। एक कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 1, एक डीएनए पॉलीमरेज 2। फिर देखें डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के हैं, 2 तरह के, एक डीएनए पॉलीमरेज 1, एक डीएनए पॉलीमरेज 2, एक और डीएनए है, एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। एक्चुअली ये 3 तरह के हैं। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज 2 भी अहम किरदार अदा करता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, मगर हमारे सिलेबस में डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, पर वो भी सपोर्टिंग रोल में अहम किरदार अदा करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 उसका बहुत ही कम रोल होता है, बहुत ही कम किरदार अदा करता है डीएनए पॉलीमरेज 3, तो इसलिए यहाँ पर मिनिमाइज किया गया है, स्किप किया गया है। अब जो है ना हम पढ़ने लगे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अहम किरदार अदा करते हैं किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अहम किरदार अदा करते हैं। याद रखना, हम जब ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक होगा वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और उसमें जो एंजाइम अहम किरदार अदा करते हैं वो भी पॉलीमरेज होते हैं। क्योंकि डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो कौन से एंजाइम अहम किरदार अदा करेंगे, वो आरएनए पॉलीमरेज अहम किरदार अदा करेंगे। फिर देखें हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या बनते हैं, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर डीएनए से डीएनए ही बनता है और इसमें अहम किरदार अदा करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, अहम किरदार अदा करते हैं एंजाइम। और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो उसमें कौन अहम किरदार अदा करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज अहम किरदार अदा करते हैं। पर ये बात एक्सटर्नल है, ये बात एक्चुअली कंसेप्चुअल है। ये हम जब ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पर भी पॉलीमरेज अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मगर वो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। यहाँ पर कौन से हैं, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज हैं। अब एज यू नो 2 तरह के सेल हैं, यूकैरियोटिक भी हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस सेम होगा। फिर सुने, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं इन दोनों के अंदर रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये क्या होगा, दोनों के अंदर सेम होगा।
अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है वो हम आगे देखेंगे। स्ट्रैंड के बारे में डिफरेंट है, या हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो अहम किरदार अदा करता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट, ये मिनिमम आगे हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अहम किरदार अदा करते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज कौन से हैं? दो तरह के एंजाइम हैं। एक कौन से? डीएनए पॉलीमरेज 1, एक और है डीएनए पॉलीमरेज 3। एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज 2 भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो होता है स्मॉल होता है, छोटा सा एंजाइम है। और इसका काम क्या है? इसका काम है एज अ सपोर्टिंग रोल के तौर पर अहम किरदार अदा करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज के लिहाज से छोटा है, और सपोर्टिंग रोल के तौर पर अहम किरदार अदा करते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये एक्चुअली मैन है एंजाइम, जिसने रेप्लिकेशन को प्रोसीड करना है, रेप्लिकेशन को चलाना है। ये बनिस्बत डीएनए पॉलीमरेज 1 के लार्ज होता है, और ये डाइमर होता है। डाइमर का मतलब दो हिस्से होते हैं, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, दो हिस्से होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? ये एक्चुअली डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उनको अटैच करता है। न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है? अटैच करता है। फर्ज क्या ये है ओल्ड स्ट्रैंड, तो यहाँ पर जो ग्रोइंग स्ट्रैंड होगी इनको क्या करेगा? कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को अटैच करेगा। कंप्लीमेंट्री याद रखना कि इनको कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थायामीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये किसको एडेनिन 2 और ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ पर पेरेंट पर एडेनिन है, तो यहाँ पर ये किसको अटैच करेगा? ग्वानिन को अटैच करेगा और प्रोसीड करेगा टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क या अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क क्या है? टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क क्या है? ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करने लगे हैं। और ये कितनी तेजी से जाता है? ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड अटैच करता है। किसके साथ? ओल्ड स्ट्रैंड के साथ अटैच करता है। 1000 पर न्यूक्लियोटाइड पर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ये क्या करता है? जो ओल्ड स्ट्रैंड है, या फिर हम कह दें जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड अटैच करता रहता है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। तीसरा जो एंजाइम है हमारे पास वो है प्राइमेज है। प्राइमेज एक्चुअली देखें, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये खुद बजाते खुद जो है ना रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करता, या फिर आप कह दें बजाते खुद, या फिर इस तरह कह दें कि ये खुद रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, बल्कि स्टार्टिंग के लिए इसे किस चीज़ की ज़रूरत है? एक ड्राइवर की ज़रूरत है, या फिर आप कह दें एक और एंजाइम की ज़रूरत है जिसका नाम क्या है? एक और एंजाइम की ज़रूरत है जिसका नाम क्या है? एक और प्राइमर की ज़रूरत है। एक और किसकी ज़रूरत है? प्राइमर की ज़रूरत है। वो क्या है? आरएनए प्राइमर है। वो क्या है? आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर कौन बनाता है? एक एंजाइम प्राइमेज बनाता है। प्राइमेज एक एंजाइम है जो कि क्या बनाता है? आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर एक्चुअली वर्ड से ही ज़ाहिर है सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और दूसरी चीज़ इसके ऊपर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड होगी, और ये 10 न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड जो होगी ये कौन सी होगी? ये आरएनए की होगी। क्लियर? और यही आरएनए जो है, आरएनए की जो स्ट्रैंड है, यही इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो दोबारा बाद में चेंज हो जाते हैं। किसमें? डीएनए न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाते हैं। इनमें फ़र्क क्या है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आरएनए के ऊपर यूरेसिल होता है, डीएनए के ऊपर क्या होता है? इंस्टेड ऑफ यूरेसिल थायमीन होता है। क्लियर? बहरहाल एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये भी रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है। ये बाद में फ्रैगमेंट को अटैच करता है। ये जो फ्रैगमेंट है इनको अटैच करता है। अब हम पूरे स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। जब हम डिस्कस करेंगे तो तब आपको इन एंजाइम के फंक्शंस का प्रॉपरली समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्टेप्स कौन से हैं। एक तो पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा वो हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो हमेशा 3 एंड पर न्यूक्लियोटाइड को अटैच करेगा।
3 एंड पर क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था, याद होगा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, जो क्या है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है राइबोज शुगर, जो पेंटोज शुगर है, जो क्या है पेंटोज शुगर है, उसका तीसरा एंड जो है ना वो फ्री होता है। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली बेस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फास्फेट है, PO4 है, और ये जो है ना एक्चुअली क्या है तीसरा एंड है। तीसरा एंड पर क्या होता है OH अटैच होता है। ये हम स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा एंड पर क्या अटैच होता है, OH अटैच होता है। तो जो क्या होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है डीएनए पॉलीमरेज 3 ने। न्यू न्यूक्लियोटाइड का 5वां जो कार्बन होगा, 5वां कार्बन का मतलब है ये है कि फास्फेट ग्रुप को अटैच करेगा, PO4 को अटैच करेगा किसके साथ, तीसरे कार्बन के, ये 5वां कार्बन है, किसके साथ, तीसरे कार्बन के OH के साथ अटैच करके यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा और उसका नाम क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एक्चुअली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर जो मैंने बताने की बात ये है कि वो न्यू न्यूक्लियोटाइड को अटैच करेगा कहाँ पर, जो ओल्ड न्यूक्लियोटाइड है, या फिर हम कह दें जो पेरेंटल स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है उसके तीसरे कार्बन पर अटैच करेगा। तीसरे कार्बन के OH जो ग्रुप है वहाँ पर एक्चुअली बॉन्ड बनाएगा और OH का H निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और ये एट द एंड इस रिएक्शन से क्या निकल प्रोसीड या मूव आउट हो जाएगा, वाटर मूव आउट हो जाएगा, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। बहरहाल डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड न्यूक्लियोटाइड ऑन 3 एंड ऑफ डीएनए के तीसरे एंड पर अटैच करेगा। और इस तरह जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो इस तरह जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है किधर, 5 to 3 डायरेक्शन जाता है। कहाँ जाएगा, 5 से 5वें कार्बन, या फिर आप कह दें 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड हमेशा जाएगा, क्या जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमेशा प्रोसीड करेगा। और ये 5 to 3 डायरेक्शन कौन से स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, हम ग्रोइंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक्चुअली 2 स्ट्रैंड बनती हैं, एक कौन सी, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनती है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनती है। अब हम कंसंट्रेट करने लगे हैं इस स्ट्रक्चर पर। ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेरेंटल डीएनए है, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है। और पेरेंटल डीएनए को फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंटल डीएनए के अंदर क्या न्यूक्लियोटाइड अटैच है। पेरेंटल डीएनए की ये कौन सी स्ट्रैंड है, 5 स्ट्रैंड है, ये कौन सी स्ट्रैंड है, 5, और एक कौन सी स्ट्रैंड है, 3 स्ट्रैंड है। पेरेंटल डीएनए को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे, अनजिप करेंगे, अनजिप करेंगे। ये सारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंटल डीएनए को अनजिप करने का प्रोसेस हो गया, या फिर इनके बॉन्डिंग को तोड़ने का प्रोसेस होगा, ये सारे कौन अहम किरदार अदा करेंगे, ये भी एंजाइम अहम किरदार अदा करेंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हेलिकेज एंजाइम अहम किरदार अदा करेगा। अनजिप करने के लिए कौन अहम किरदार अदा करेगा, एक और एंजाइम जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज एंजाइम है। वो एक्चुअली क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनको क्या कर देगा, अनजिप कर देगा, ओपन कर देगा। जब ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर जो फोर्क बनेगी, यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है रेप्लिकेशन फोर्क। क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है रेप्लिकेशन फोर्क। यहाँ पर जो क्या होती है, एक और प्रोटीन है, प्रोटीन, और वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इधर भी अटैच है। ये क्या करती हैं, ये एक्चुअली इसको इन दोनों स्ट्रैंड को दोबारा क्या नहीं करने देती, दोनों स्ट्रैंड को दोबारा अटैच नहीं करने देती। समझ आ गया। अब जो है ना ये दोनों क्या हो गए हैं, दोनों स्ट्रैंड अनजिप हो गए हैं। अनजिप होने के बाद रेप्लिकेशन फोर्क बन गए हैं। अब काम करना है, किसने काम करना है, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने काम करना है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 बजाते खुद रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। इसको स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एक और स्ट्रैंड की ज़रूरत है जिसका नाम है प्राइमर की ज़रूरत है। यहाँ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखें, ये है 3 एंड, किस चीज़ का 3 एंड है, ये एक्चुअली जो ओल्ड स्ट्रैंड है डीएनए की,
या फिर आप कहते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसका 3 एंड है, ये तीसरा एंड है, तीसरा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन। और न्यू स्ट्रैंड जो बनेगी उसका कौन सा, उसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा, उसका जो 5वां कार्बन होगा वहां पर फास्फेट ग्रुप होगा, वो अटैच करेगा तीसरे कार्बन पर। इट मीन 5 to 3 डायरेक्शन जाएगी। न्यू स्ट्रैंड किधर जाएगी? 5 to 3 डायरेक्शन। तो 5वां कार्बन यहाँ पर जो होगा वो जो न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन है उस पे फास्फेट अटैच होगा, तो वही फास्फेट और इसकी तीसरे कार्बन के OH ग्रुप के साथ क्या करेगा, बल्कि उसकी तीसरे कार्बन के OH ग्रुप के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, और उसको हम कहेंगे फास्फोडाइएस्टर। यहाँ पर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे। और ये इस तरह जो है ना मूव करेगी, कहाँ? 5 to 3 डायरेक्शन मूव करेगी टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। और ये मूव कैसे करेगी? यहाँ पर जो DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम है वो एक्चुअली आगे जाता जाएगा और साथ साथ न्यूक्लियोटाइड को क्या करता जाएगा? अटैच्ड करता जाएगा, साथ साथ न्यूक्लियोटाइड को अटैच्ड करता जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमर होगा, वो अटैच होगा। और ये मैं ग्रीन कलर को जो दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली प्राइमर है, जिसको किसने बनाया था? एक एंजाइम ने, प्राइमेज ने बनाया था, वो अटैच होगा। फिर क्या अटैच होगा? DNA पॉलीमरेज 3 अटैच होगी, और वो DNA पॉलीमरेज 3 आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, न्यू न्यूक्लियोटाइड को क्या करते जाएंगे? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाते जाएंगे। न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे और वो कंप्लीमेंट्री होंगे। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कंप्लीमेंट्री का मतलब है एडेनिन है पेरेंटल का, तो न्यू जो अटैच होगा वो थायमीन अटैच होगा। जो ग्वानिन है पेरेंटल का, तो न्यू अटैच होगा कौन सा? साइटोसिन अटैच करेंगे। तो इस तरह कंप्लीमेंट्री अटैच करते करते टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क जाएंगे, तो वो एक स्ट्रैंड बन जाएगी और उसका नाम क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग का क्या मतलब होता है? लीडिंग टुवर्ड, क्लियर? लीड करना मतलब एक एक्चुअली लीडर है, लीडर को क्या करते हैं? लीड करते हैं, टुवर्ड जाते हैं, उसी लीडर की तरफ जाते हैं। अब देखें यहाँ से किधर जा रहे हैं? टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क जा रहे हैं, तो एक स्ट्रैंड बन गया, उसका नाम क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। अब जो है ना लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी, लैगिंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है, रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जाएंगे, और वो जो स्ट्रैंड बनेंगे वो कौन से होंगी? लैगिंग होंगी। और वो स्ट्रैंड एक्चुअली क्या बनेगी? सेगमेंटेड बनेगी। एक सेगमेंट के बाद फिर अगला सेगमेंट, अगले सेगमेंट के बाद अगला सेगमेंट। इसलिए जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसके लिए कितने प्राइमर की जरूरत होगी? जस्ट 1 प्राइमर की जरूरत होगी। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसमें हर सेगमेंट के लिए अलग प्राइमर की जरूरत होगी। फर्ज क्या? यहाँ देखें, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अटैच होगा? RNA प्राइमर अटैच होगा, फिर DNA पॉलीमरेज 3 अटैच होगी। DNA पॉलीमरेज 3 आगे मूव करेगा, तो फिर न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जाएगा। 5 to 3 डायरेक्शन का एक स्ट्रैंड बन गया। अब जो है ना DNA पॉलीमरेज 3 ये यहाँ से क्या करेगा? जंप करेगा, आगे जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर एक न्यू प्राइमर आकर अटैच होगा। यहाँ पर एक प्राइमर नंबर 1, प्राइमर नंबर 2 अटैच हो जाएगा। फिर प्राइमर नंबर 2 अटैच होगा, तो DNA पॉलीमरेज 3 आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो एक सेगमेंट बनाकर वहां से क्या करेंगे? वहां से जंप लगाकर आगे जाएंगे, क्लियर? और ये जो जंप लगाकर आगे जाएंगे, न्यू सेगमेंट बनाएंगे, वहां पर एक और प्राइमर की जरूरत होगी। यहाँ पर मैं तकरीबन 4 स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ, तो 4 डिफरेंट प्राइमर जो है ना वो जरूरत होंगे। किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए डिफरेंट प्राइमर की जरूरत होगी, क्लियर? जबकि लीडिंग स्ट्रैंड के लिए कितने प्राइमर की जरूरत है? तो एक प्राइमर की जरूरत है। और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड बन गई हैं, मुख्तलिफ फ्रैगमेंट बन गई हैं। एट द एंड क्या होगा? एट द एंड यही फ्रैगमेंट ज्वाइंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और वो कौन जोड़ेगा? वो जोड़ेगा एक और एंजाइम जोड़ेगा, और उस एंजाइम का नाम क्या है? यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था DNA लाइगेज। ये जो फ्रैगमेंट बने हुए हैं, इन फ्रैगमेंट को एट द एंड क्या कर देगा? जोड़ देगा। एक्चुअली इन फ्रैगमेंट का नेम क्या है? इन फ्रैगमेंट का नेम है ओकाज़की फ्रैगमेंट। इनका नेम क्या है? ओकाज़की फ्रैगमेंट। ओकाज़की एक जापानीज साइंटिस्ट थी जो कि 1930 में बॉर्न हुई, 1930 में ये पैदा हुई, और इसने
अपने हस्बैंड के साथ 1962 में ये फ्रैगमेंट डिस्कवर्ड किए, उसी की बिना पर उसके नेम दिए गए ओकाज़की फ्रैगमेंट। तो इस तरह जो है ना ये फ्रैगमेंट क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और इसकी अटैचमेंट के लिए कौन सा एंजाइम अहम किरदार अदा करेगा, फिर सुनो कौन सा एंजाइम अहम किरदार अदा करेगा, वो होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम होगा, जो कि इन फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। जब ये जुड़ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है ना यहाँ से एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज 3 जंप लगाकर अगले जो रेप्लिकेशन जो बबल होगा वहाँ पर जाकर अटैच होगा। ये रेप्लिकेशन बबल क्या है, ये एक्चुअली हाई लेवल की बातें हैं, या फिर आप बीएससी में जाएंगे तो तब जाकर आप पढ़ेंगे। अब ये है कि जो फ्रैगमेंट बनते हैं ये कितने होते हैं, ये तकरीबन 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के फ्रैगमेंट होते हैं किसके अंदर, इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड के फ्रैगमेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड के फ्रैगमेंट होते हैं किसके अंदर, इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक्स आपके जहन में ये आ रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में इतने बड़े बड़े फ्रैगमेंट क्यों होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पर जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो कंसंट्रेशन के लिहाज से ज़्यादा होता है बनिस्बत यूकैरियोटिक के। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यही था कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के में एंजाइम अहम किरदार अदा करते हैं, कौन से, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3, प्राइमेस एंजाइम जो कि प्राइमर बनाता है, वो प्राइमर कितना बना होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड का बड़ा होता है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम ये किस में अहम किरदार अदा करते हैं, लाइगेज हो गया, प्राइमर हो गया, या डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया, वो यहाँ पर हम डायग्राम में समझते हैं। एक्चुअली 2 स्ट्रैंड बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है ना, वो ये याद रखना है कि रेप्लिकेशन हमेशा प्रोसीड करता है कहाँ से, 5 to 3 डायरेक्शन ऑन ग्रोइंग स्ट्रैंड। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, रेप्लिकेशन किधर से किधर जाता है, 5 to 3 डायरेक्शन जाता है ऑन ग्रोइंग स्ट्रैंड, ये याद रखना। ग्रोइंग स्ट्रैंड की 5 to 3 डायरेक्शन होगी, जबकि जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो किधर, वो कौन सी होगी, वो 3 to 5 होगी, ठीक है, ये वो अपोजिट है। अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएनए स्ट्रैंड है ये अनजिप हो जाएंगे, दोनों डीएनए स्ट्रैंड अनजिप हो जाएंगे। वो कौन करेगा, वो एक एंजाइम टोपोआइसोमरेज है, वो अहम किरदार अदा करेगा, उनको अनजिप करेगा, और उनके अंदर जो बांड हैं, हाइड्रोजन बांड हैं न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, उनको तोड़ेगा कौन, हेलिकेज एंजाइम। सीजर लाइक होता है, कटर लाइक होता है, कट करता है हाइड्रोजन बांड को, तो ये तो टूट जाएगा। और इसके अलावा आप बताएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है, जो कि इन स्ट्रैंड्स को दोबारा, डीएनए स्ट्रैंड्स को दोबारा वापस जुड़ने नहीं देती। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 मूव करेगा किसकी तरफ, टुवर्ड द रेप्लिकेशन 4 की तरफ, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाएगा, और जो टुवर्ड द रेप्लिकेशन 4 की तरफ मूव करेगा और एक स्ट्रैंड बनेगी, और उसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड। अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन 4 मूव करेगा, एक स्ट्रैंड बनेगी, उसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। फ्रैगमेंट बन जाएंगे, वो फ्रैगमेंट क्या कहेंगे, ओकाज़की फ्रैगमेंट। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज 3 को मूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी ज़रूरत है, एक प्राइमर की ज़रूरत होगी, आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होगी, लीडिंग स्ट्रैंड में एक प्राइमर की ज़रूरत होगी, लैगिंग स्ट्रैंड में जितने फ्रैगमेंट बनेंगे उतने प्राइमर की ज़रूरत होगी। ये जो फ्रैगमेंट हैं ये कितने बड़े बड़े होते हैं ये हमने डिस्कस किया। यूकैरियोटिक के अंदर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड का होगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड का होगा। और एट द एंड क्या होगा, इन फ्रैगमेंट को जोड़ देंगे एक और एंजाइम जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज है, इसने जोड़ देना है। तो एट द एंड क्या होगा, यहाँ पर फर्ज किया डीएनए पॉलीमरेज 3 तो वही है ना, यही डीएनए पॉलीमरेज 3 उस डीएनए के किधर से, वहाँ उस बबल से जो रेप्लिकेशन का क्या बनेगा, रेप्लिकेशन का बबल बनेगा, वहाँ से मूव करके आगे चले जाएंगे। फिर देखें मैंने डिस्कस किया कि ये बना है रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ, फर्ज किया ये डीएनए है, यहाँ पर क्या हुआ,
रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ, और ये रेप्लिकेशन के क्या होगा, बबल बन जाएगा। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस होने के बाद एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड ये रेप्लिकेशन फोर्क है। ये एक्सटर्नल बातें हैं, आपको क्या कंसेप्चुअल बातें हैं बता रहा हूँ। रेप्लिकेशन फोर्क है, ये स्टैंड बनेगी, ये वाली लीडिंग स्टैंड, ये स्टैंड बनी, कौन सी, लैगिंग स्टैंड, सेगमेंटेड बनी। और एट द एंड जो है ना, यहाँ से कौन डीएनए पॉलीमरेज 3 जंप लगाकर अगला जो रेप्लिकेशन बबल बनेगा वह उधर चला जाएगा। रेप्लिकेशन बबल बना, कैसे बना, ये सब कुछ ये सारा प्रोसेस आप जाएंगे आगे हायर क्लासेस में तो पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन बबल बनेगा और यहाँ से क्या डीएनए पॉलीमरेज 3 ने जंप लगा के आगे रेप्लिकेशन बबल में जाएंगे और यहाँ पर एक और डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।